हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुप्रीत कौर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफ स्पैन क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से डेथ तक का जो पीरियड होता है वो लाइफ स्पैन होता है। बर्थ से डेथ के बीच में ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी ग्रोथ होती है, वो मेच्योर होता है और वो सेक्सुअली मेच्योर होने के बाद रिप्रोड्यूस करता है एंड फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो पीरियड है बर्थ और डेथ के बीच का, इसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि इतने ही लाइफ स्पैन में कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सबका लाइफ स्पैन अलग होता है, डिफरेंट होता है। किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा लाइफ स्पैन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एलिफेंट के केस में देखो, उसका एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 90 ईयर्स के बीच में होता है। अगर आप बनाना का देखो तो उसका 25 ईयर्स के बीच में होता है। तो ये क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो आपका एनिमल है, उसका डिफरेंट लाइफ स्पैन है। और इस लाइफ स्पैन के बीच में उसको अपना पर्पस पूरा करना है, जो कि है रिप्रोडक्शन, उसको रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो आपका जो लाइफ स्पैन है उसमें आपकी इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो होती हैं वो होते हैं आपके जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज, आपका रिप्रोडक्टिव फेज आता है एंड देन फाइनली सेनेसेंस, एजिंग और उसके बाद डेथ हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फेजेस जो हैं ये आपके लाइफ स्पैन में किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में आते हैं और ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। मूविंग फर्दर, अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड का मतलब ये होता है कि उसके जैसा वो बर्थ देगा अपने जैसे ही किसी को। जैसे अगर हम बहुत छोटा सा एग्जांपल लें डॉग का और कैट का, तो डॉग जो है आगे फर्दर आपके डॉग जो कि पपी है उसको बर्थ करे, उसको बर्थ देगा। अगर आप कैट की बात करते हो तो उसके आगे किटन है। ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि डॉग जो है वो किटन को बर्थ दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने सेम काइंड को, अपने जैसे ही किसी को, ठीक है, जो उसका ऑफस्प्रिंग है वो उसके जैसा ही है, उसको बर्थ देता है। अब रिप्रोडक्शन में अगर आप बात करते हो कि रिप्रोडक्शन को कैसे कैटेगराइज किया है या कैसे उसको क्लासिफाई किया है, तो रिप्रोडक्शन को आपने देखा जाए, अगर आप देखो तो आपने किसको किस तरीके से क्लासिफाई आप करोगे, आप इसको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लासिफाई करोगे। अगर आप बात करते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो इंडिविजुअल ऑफ ऑपोजिट सेक्सेस, ऑपोजिट सेक्सेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए। रीजन क्या है, जो आपका मेल होगा वो आपका मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और एट द सेम टाइम जो आपका फीमेल सेक्स सेल होगा वो आप वहां से मिलेगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म से मिलेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसका फ्यूजन होता है। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली इट कैन ओनली बी अचीव्ड इफ बोथ द सेक्सेस आर अवेलेबल, if the organism of two different sexes are available. अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपके दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आपका एक ऑर्गेनिज्म, आपका एक सिंगल पेरेंट केपेबल होता है टू गिव राइज टू इट्स न्यू ऑफस्प्रिंग। ओके। तो यहाँ पर ना तो आपको कोई सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट है, ना आपके दो ऑपोजिट सेक्सेस के पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर वेरियस टाइप्स, ओके, ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। जैसे आपका बाइनरी फिशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जिस जो कि आपका स्टेम से, अंडरग्राउंड स्टेम से, लीव से और रूट से अचीव होता है। नाउ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है। ये बेसिकली आपका प्लांट्स के केस में होता है। प्लांट में जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज द फ्लावर। फ्लावर के अलावा अगर कहीं से एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो, चाहे वो लीफ हो चाहे उसकी स्टेम हो, पेरेंट प्लांट की लीफ हो, पेरेंट प्लांट की स्टेम हो या उसकी रूट हो, वहां से अगर न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है तो वेजिटेटिव पार्ट इसको कहते हैं, रूट स्टेम लीफ को। और इस वेजिटेटिव पार्ट से अगर न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है तो इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
ठीक है। और प्लांट के केस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है फ्लावर का, क्योंकि फ्लावर जो होता है दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट इज द फ्लावर विच कैरीज द मेल एंड फीमेल पार्ट्स। ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपका रिप्रोडक्शन का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल है, ठीक है, वो ये है कि रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन टू जनरेशन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी स्पीशी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी और फाइनली वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो स्पीशी को रहने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करें। और इस रिप्रोड्यूस करने में, ठीक है, क्या होता है, स्पीशी की कंटिन्यूटी बनी रहती है, वो एक्सटिंक्ट नहीं करती है। आपके जो दो मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इसके बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ऐसा नहीं होता है कि इसमें मेल होगा कि फीमेल होगा, यहाँ पर कुछ भी आपका सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जैसी चीजें नहीं होती है यहाँ पर। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हो तो यहाँ पर आपका दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, ऑफ ऑपोजिट सेक्सेस। आपका asexual reproduction के केस में gametes are not produced and in case of sexual reproduction gametes are produced by the organism. gametes क्या होते हैं? gametes आपके sex cell होते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो आपके जो मेल सेक्स सेल है वो स्पर्म है और जो फीमेल सेक्स सेल है दैट इज ओवम और आपका एग। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट से आइडेंटिकल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में वेरिएशंस आती है, वेरिएशंस आती हैं ऑफस्प्रिंग में। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि यहाँ पर वेरिएशंस आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक पेरेंट है, मेल फीमेल आपके पेरेंट हैं, पेरेंट के जो आगे ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, तो जो सिबलिंग्स हैं आपस में, जो सिमिलर सिबलिंग्स हैं जो एक ही पेरेंट से हुए हैं, तो वो जो सिबलिंग्स हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को हम वेरिएशन कहते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ड्यूरिंग फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, है ना, तो आपका मेल और फीमेल दोनों का आपका डीएनए आता है, दोनों का डीएनए का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस वजह से जेनेटिक वेरिएशन होता है और एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होती है पेरेंट की। जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके वो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, वो वेरिएशन दिखाएगा। अगर आप सेल डिवीजन की बात करते हो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन ओनली माइटोटिक होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका मेयोटिक डिवीजन होता है। ये जो मायोटिक डिवीजन होता है इसमें जाइगोट बनता है बाय माइटोटिक डिवीजन। तो गैमीट्स का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो मायोटिक डिवीजन से हो रहा है, लेकिन जाइगोट का जो हो रहा है वो माइटोटिक डिवीजन से हो रहा है। मतलब आपका ये है यहाँ पर कि जो गैमीट्स हैं वो मायोटिक डिवीजन, जिसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ये हम आगे फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अभी थोड़ा ब्रीफ में एक बेस लेकर चल रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या टर्म्स हमें समझने हैं, क्या जानना है, और आगे फर्दर वीडियोस में हमें ये पता लगेगा कि कैसे चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ठीक है, तो हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि होता क्या है एंड देन जब हमारा बेस तैयार हो जाएगा हम कॉम्प्लेक्स, फर्दर कॉम्प्लेक्स चीजों पे डिस्कस करेंगे। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए तो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, दैट मीन्स ये टाइम टेकिंग नहीं है, इट इज नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट नीड्स टाइम। ठीक है, इट डिमांड्स टाइम। यहाँ पर टाइम चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पहले पार्टनर्स चाहिए, एक सेक्सुअली मेच्योर एज चाहिए। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसका बर्थ हुआ, फिर उसकी ग्रोथ होगी, फिर जाकर के कहीं वो मैच्योर होगा, सेक्सुअली मैच्योर होगा, और तब जाकर के वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके का रिप्रोडक्शन है, जहां पर आपका सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस, okay, and give rise to the offspring without the union of gametes। अब union of gametes का क्या मतलब है? union of gametes का मतलब है फ्यूजन,
ऑफ सेक्स सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी फ्यूजन नहीं होता है सेक्स सेल का। सेक्स सेल्स गैमीट्स डिफरेंट पेरेंट के इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और बिना इनके फ्यूजन के, बिना इनके यूनियन के क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो ऐसे को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ए का मतलब है दैट इज एब्सेंस ऑफ सेक्स, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑपोजिट सेक्स, डिफरेंट सेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल आप देख सकते हो दैट इज ऑफ अमीबा। हमें सबको पता है, हम सब वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग दैट अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल एंड दिस सिंगल सेल इज वेरी मच केपेबल। ठीक है, इट इज वेरी मच केपेबल टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर अमीबा। ठीक है, सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका सिंगल सेल ही कर रहा है। तो अमीबा में जो आपका सेल डिवीजन होता है दैट इज ओनली द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा है यहाँ पर, कि पहले तो हमें यहाँ ये जानना है कि होता क्या है। आपका सिंगल अमीबा सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो सिंगल अमीबा सेल है ये आपका डिवाइड करता है। ठीक है, जिसको हम बाइनरी फिशन कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी मतलब टू और फिशन मतलब ब्रेक होना। तो आपका जो पेरेंट अमीबा होता है ये ब्रेक कर जाता है टू डॉटर अमीबी में। तो पहले यहाँ पर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और उसके बाद आपका डिवीजन होगा आपके न्यूक्लियस का। जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो यहां पर क्या होता है कि इस डिवीजन के साथ साथ जो आपका साइटोप्लाज्म और आपका डिवीजन हो रहा है आपके न्यूक्लियस का, तो इसके साथ क्या होता है कि आप डिटैच कर जाते हैं फाइनली। ठीक है, और उसके बाद आपका दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि बाइनरी फिशन होता किसमें है और कैसे होता है। ठीक है, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। कमिंग टू द मल्टीपल फिशन। अब मल्टीपल फिशन क्या चीज है, बाइनरी फिशन तो समझ में आ गया, अब मल्टीपल फिशन क्या है। तो मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि कई बार क्या होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। नो, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन फेवरेबल कंडीशन में होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की अगर फेवरेबल कंडीशन में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो बाइनरी फिशन हो रहा है। लेकिन मल्टीपल फिशन क्या होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन होता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे क्या होता है कि एक हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड कोट होता है जिसको सिस्ट कहते हैं। ठीक है, वो डेवलप हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपका बहुत सारे सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, और फाइनली जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो सिस्ट ब्रेक करती है, रप्चर कर जाती है, और सारे डॉटर सेल रिलीज हो जाते हैं। तो एक साथ काफी ज्यादा सेल्स रिलीज हो जाते हैं सिस्ट के रप्चर करने पे, और सिस्ट रप्चर कब करेगी, जब आपका फाइनली क्या हो जाएगा, फिर से आपकी फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका बहुत सारा डिवीजन हो गया, बहुत ज्यादा फिशन हो गया, मल्टीपल हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। नेक्स्ट आता है बर्डिंग। ठीक है, बर्ड क्या होता है, बर्ड का एक आउटग्रोथ। ठीक है, तो कोई भी आउटग्रोथ है ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, उसको हम बर्ड बोलेंगे। होता क्या है, जो बर्ड होती है ये एक आउटग्रोथ होती है। ये इसका साइज में ये बढ़ती है, धीरे धीरे ग्रो करती है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद हैवी हो जाता है, बल्की हो जाता है, फाइनली वो डिटैच कर जाता है पेरेंट बॉडी से और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब इसमें जो बर्डिंग है, बर्डिंग में दो तरह की बर्डिंग होती है, एक्सोजेनस और एंडोजेनस बर्डिंग। अगर ईस्ट की बात करें तो बर्डिंग इन ईस्ट में क्या होता है, इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट और सेक्रोमाइसिस क्रिविसाई एन आउटग्रोथ कॉल्ड बड डेवलप एंड पिंचेस आउट इन द फॉर्म ऑफ अ बड। तो यहाँ पर एक आउटग्रोथ निकल के आती है और बड के फॉर्म में। ठीक है, द बड कीप्स ऑन गेटिंग एडेड पुशिंग द फर्स्ट फॉर्म बड आउटसाइड एंड लास्ट टूवर्ड्स द मदर्स बॉडी। वो उसको पुश करेगी और वहां से निकल आएगी। बडिंग एंड हाइड्रा के केस में क्या होता है कि यहाँ पर भी आपकी बड जो है वो फॉर्म होगी, वो ग्रो होगी और डिटैच हो जाएगी, और फाइनली एक आपका नया न्यू, जिसको हम कह सकते हैं न्यू हाइड्री बना देगी। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एक्सोजेनस बर्डिंग। एक्सोजेनस बर्डिंग के बाद यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा, अगर हम स्लाइड में देखें, है ना, तो यहाँ हमने थोड़ा सा डाला है आपका बाइनरी और मल्टीपल फिशन का डिफरेंस, कि बाइनरी
फिशन और मल्टीपल फिशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि बाइनरी फिशन में इट फॉर्म्स टू डॉटर इंडिविजुअल। ठीक, बाइनरी मीन्स बाई मीन्स टू। मल्टीपल फिशन में इट फॉर्म्स मेनी डॉटर इंडिविजुअल्स, thus the name multiple. Divide only once in case of binary fission. In case of multiple fission, divides repeatedly. In binary fission, no residue is left. And in multiple fission, residue is left. Binary fission take place in favorable conditions, as I already told you, and multiple fission, it take place in favorable as well as unfavorable condition, but mostly in unfavorable condition. यह favorable इसलिए बोल दिया गया है क्योंकि क्या होता है कि आपका unfavorable followed by favorable, ये ज्यादा appropriate या prominent होगा। ठीक है। Binary fission में immortality is present. In case of multiple fission, immortality is absent. अगर बाइनरी फिशन का आप एग्जांपल देखो कि होता किसमें, तो आपको पता है कि ये अमीबा में होता है और प्लाज्मोडियम में आपका मल्टीपल फिशन होता है। सो दिस वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस व्हिच यू शुड नो। मूविंग फर्दर टू बर्डिंग, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि एक्सोजेनस बर्डिंग होती है, आता है अब एंडोजेनस बर्डिंग, जो कि दूसरे टाइप की बर्डिंग है। इट इज अ सेकेंड काइंड ऑफ बर्डिंग। अगर एंडोजेनस बर्डिंग की बात करें तो एंडोजेनस बर्डिंग में आपका जेम्यूल फॉर्मेशन होता है स्पॉन्जेस में। जेम्यूल एक्चुअली इंटरनल या एंडोजेनस बर्ड होते हैं। तो एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, एंडो होता है इनसाइड। ठीक है। तो जेम्यूल्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल एंडोजेनस बर्ड्स को कहा जाता है, स्पॉन्जेस के, जो कि एसेक्सुअली फॉर्म होते हैं। It has a mass of totipotent cells called arcusites, which is capable of growing into new organism. Arcucite जो होता है वो आपके क्या होते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। टोटिपोटेंट सेल का मतलब क्या होता है, दो सेल्स which are capable of growing into any kind of cell. तो gemule has spicules for skeletal support and a microcoil for the release of arcusites. तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरनली जो बडिंग फॉर्म होती है, इंटरनल जो बड फॉर्म होती है, वहां से कैसे आपका एक बडिंग का प्रोसेस होगा, जो कि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, अगेन endogenous sporulation. In this case, it is a method in which spores, which are unicellular reproductive bodies, unicellular again meaning single cell, they are formed in the sac called sporangia. ठीक है। तो स्पोरेंजिया एक सैक है और उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं। When spores mature, sporangia burst and spore are carried to different location by air, wind and water. So air, wind and water, these are thus the medium or the carriers which carry the spores once the sporangia matures and burst. ठीक है। और जैसे ही स्पोर्स आपके ग्राउंड पे गिरते हैं, they germinate and develop into new individual. This is very much prominent in case of Rhizopus, bread mold. Spore formation is a method in which spores that are unicellular reproductive bodies, they are formed in the body of unicellular organism. Flagellated spores होते हैं जिसमें flagella दिखता है, पाया जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास के केस में, जो कि आपके एक यूनिसेल्युलर एल्गी होती है। तो इसके जो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं, इसको हम जू स्पोर्स कहते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन जो सेल होता है वो रप्चर कर जाता है एंड इट रिलीजेस जू स्पोर एंड देन वहां पर क्या होगा, जो जू स्पोर्स है, जू स्पोर्स का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा और फाइनली आपके क्या बन जाएंगे, न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। Exogenous sporulation is also seen. Asexual spores born externally on the cell which produces it is called exogenous spores. Conoidea are asexually produced spores that are born externally to the cells, that is conidiophores that produce them in the penicillium notatum. तो यहाँ पर क्या होता है, exogenous sporulation होती है। That means जो spores हैं they are born externally on the cell. तो एक्सटर्नल अगर किसी का है तो वो एक्सटर्नल अगर सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसमें हम एक्सोजेनस टर्म यूज करते हैं, अगर इंटरनली है तो वहां पर हम एंडोजेनस टर्म का यूज करते हैं। फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। अब यहाँ पर एक चीज, व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, वी हैव डिस्कस्ड सो फार, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो कि किस टाइप का, कौन से टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। जैसे बर्डिंग है तो बर्डिंग कहाँ हो रही है, हाइड्रा में। ठीक है।
बाइनरी फिशन कहाँ हो रहा है? अमीबा में। मल्टीपल फिशन कहाँ हो रहा है? प्लाज्मोडियम में। तो उसी तरीके से फ्रेगमेंटेशन कहाँ हो रहा है? स्पाइरोगायरा में। तो स्पाइरोगायरा में क्या होता है कि जैसे ही आपका इसमें आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपका ऑर्गेनिज्म है एंड इट सिंपली ब्रेक्स इनटू इंडिविजुअल पीसेस एट मैच्योरिटी। जैसे ही वो मैच्योर होगा वो आपका ब्रेक कर जाएगा। These individual small pieces then grow to form a new organism, that is Spirogyra. Spirogyra undergoes fragmentation which results in many filaments. ठीक है, तो स्पाइरोगैरा जो होता है यहाँ पर आपका फ्रेगमेंटेशन होता है जिसकी वजह से बहुत सारे फिलामेंट्स बन जाते हैं। और ये कब होगा? एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। इंडिविजुअल पीसेस में ये ब्रेक कर जाएगा। फ्रेगमेंट्स, इंडिविजुअल पीसेस का मतलब फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंटेशन इन प्लेनेरिया में देखा जाए तो फ्लैटवॉर्म जो होता है, ठीक है, तो फ्लैटवॉर्म में क्या होता है? इट इज स्लाइटली डिफरेंट एज इन द मोड ऑफ asexual reproduction. The broken pieces of body regrow their broken parts, unlike fragmentation, where the broken pieces immediately after being broken act as the individual organism. तो यहाँ पर जैसा कि अब इसमें फ्रेगमेंटेशन में इंपॉर्टेंट क्या आ गया, यहाँ पर क्या चीज समझ में आनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेगमेंटेशन एक तो प्लेनेरिया में हो रहा है जहां पर क्या हो रहा है कि ब्रोकन पीस जो है वो पहले रीग्रो करता है, ठीक है, ब्रोकन पार्ट्स को रीग्रो करता है। ब्रोकन पीस ऑफ द बॉडी, बॉडी का कोई भी पार्ट ब्रेक हुआ वो रीग्रो करेगा, फिर से ग्रोथ होगी उसकी, ठीक है, और फिर क्या होगा उसके बाद इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कौन सा केस, स्पाइरोगायरा का, तो वह मेच्योरिटी पे, ठीक है, क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ब्रेक कर जाता है इंडिविजुअल पीसेस में या कि फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, तो वो फ्रेगमेंटेशन हो गया स्पाइरोगायरा में। ठीक, प्लेनेरिया के केस में क्या होगा कि जैसा कि इस फिगर में भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पेरेंट प्लेटफॉर्म है वो डिवाइड करा दो में, हेड रीग्रो कर दिया, न्यू टेल, और टेल ने रीग्रो कर दिया न्यू हेड। क्यों? क्योंकि जहां से टेल ब्रेक हुई, तो अब टेल ब्रेक हुई है तो ये क्या रीग्रो करेगा? क्या नहीं है इसके पास? हेड नहीं है। और जहां से हेड डिटैच हुआ, हेड अलग हुआ, वो क्या रीग्रो करेगा? टेल रीग्रो करेगा। ठीक है, तो टेल विल रीग्रो न्यू हेड एंड हेड विल रीग्रो न्यू टेल। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन इन केस ऑफ प्लेनेरिया। तो asexual reproduction is higher in plant where a new plant grows from the vegetative part of the plant, root, stem, leaf instead of flower. तो अब यहाँ पर जानना जरूरी है कि artificial vegetative propagation या what is vegetative reproduction in plants या what we understand, what we know about vegetative propagation in case of plants. तो vegetative propagation का मतलब ये होता है कि प्लांट के कोई भी पार्ट से, ठीक है, एक नया प्लांट बनना, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है लीव, स्टेम, रूट, और जो प्लांट है, प्लांट का जो सेक्सुअल पार्ट होता है दैट इज द फ्लावर। दैट मीन्स फ्लावर को छोड़ करके प्लांट के किसी भी पार्ट से, लीव, स्टेम, रूट से रिप्रोडक्शन होना, एक नया प्लांट बनना, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, जिसमें आपकी कटिंग्स आती हैं, आप लीफ कटिंग, स्टेम कटिंग्स लेते हो, लेयरिंग करते हो। लेयरिंग के केस में क्या होता है? एक स्टेम आपने जैसे स्टेम लिया, ठीक है, वो ग्रो कर गया, उसको वो बेंड किया, फिर उसमें आपने क्या कर दिया? थोड़ा सा सॉइल डाल दिया, तो सॉइल डाल के उसको कवर कर दिया। थोड़े टाइम बाद क्या होगा? वहीं से रूट्स निकल आएंगे और नया प्लांट बन जाएगा। फिर ग्राफ्टिंग कर दी, एक का रूट पार्ट ले लिया, एक का शूट पार्ट ले लिया, जिसको साइन एंड स्टॉक कहते हैं, उसको आपने जोड़ दिया और इस तरीके से आपका एक न्यू प्लांट बन गया। ठीक है, टिश्यू कल्चर कर लिया जो भी बहुत प्रोमिनेंट है, और बेसिकली ये जो टिश्यू कल्चर होता है ये आपके ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के लिए किया जाता है, ऑर्किड्स वगैरह के लिए किया जाता है, बहुत बड़े स्केल पे ये होता है। तो इस टिश्यू कल्चर में आप उस टिश्यू को लेते हो, प्रिजर्व करते हो, और उसके बाद उससे उसको ग्रो करते हो, ठीक है, और उससे क्या करते हो? आप एक नया प्लांट बना लेते हो, अच्छी गुड हेल्दी वेराइटी का, ठीक है, फॉर इकोनॉमिक पर्पज। तो जैसे यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है बाय रूट्स। तो रूट्स के केस में जैसे इन केस ऑफ डहेलिया एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है, तो इन स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया द अंडरग्राउंड रूट्स ग्रो एडवेंटिशियस बर्ड्स टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। तो यहाँ पर क्या होगा? वो एडवेंटिशियस उनकी बर्ड्स होती हैं,
वो ग्रो करती हैं टू फॉर्म द न्यू प्लांट्स, ठीक है। देन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम एज इन केस ऑफ राइजोम, ट्यूबर। अब यहाँ पर क्या होता है, राइजोम क्या है, इरेगुलर अंडरग्राउंड स्टेम ग्रोज हॉरिजॉन्टली with adventitious bud to reproduce, and this is in case of ginger, turmeric and banana. ट्यूबर की बात करें तो ट्यूबर में आपका एडवेंटिशियस बर्ड्स फाउंड इन द डिप्रेशन ऑन द अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड ट्यूबर, द आईज आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट। फॉर एग्जांपल पोटैटो, ये बहुत प्रोमिनेंट है, आपने सबने घर पे भी देखा होगा आपने कि पोटैटो पे, जिसको आप कहते हो पोटैटो ट्यूबर या आइज कहते हो, ठीक है, तो दैट इज वेरी मच कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक। तो ये तो हो गया अंडरग्राउंड स्टेम से कैसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम में bulb very much prominent in case of onion and garlic. So disc shaped underground stem which bears central bud surrounded by a fleshy and scaly leaf grow into new plants. Corm, adventitious buds found in the underground vertically growing stem called corm can grow into new plant in case of colocasia, alocasia and gladiolus. तो यहाँ पर आपका कॉम होता है जिससे क्या होता है, एक न्यू प्लांट, न्यू इंडिविजुअल प्लांट बन जाता है। कमिंग टू नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय सब एरियल स्टेम्स, जिसमें रनर आता है। रनर इज द स्टेम पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट विच ग्रोज हॉरिजॉन्टली ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड में। नोड्स ऑफ द रनर प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बर्ड्स दैट डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स दैट आर क्लोन्स। तो रनर की ही क्या होती है, स्टेम पोर्शन होता है। पहली चीज आप ये समझिए कि रनर होता क्या है। रनर स्टेम पोर्शन है प्लांट का, हॉरिजॉन्टली आपके ग्राउंड के सरफेस में ये ग्रो करता है। फिर इसी रनर से आपके नोड्स निकलते हैं। ये जो नोड्स होती है मतलब रनर की, ये आपके एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रोड्यूस करती है, और ये एडवेंटिशियस बर्ड्स जो है ये न्यू प्लांट्स बनाते हैं। ये आपका होता है इन केस ऑफ डूब ग्रास, ऑक्सैलिस। स्टोलॉन क्या होते हैं, ये वीक हॉरिजॉन्टल अबव ग्राउंड स्टेम होती हैं दैट आर यूज्ड बाय मेनी प्लांट्स एज अ मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टोलॉन्स जो होते हैं ये वीक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड स्टेम्स होते हैं। Plants send out a stolon on the surface of the soil and grow a adventitious bud on the end of stolon. Coming to offset, it is a part of branch or stem which bears rosette of leaves and cluster of roots at nodes. The adventitious buds or nodes of offset can grow into plant which are clone of mother plant. Terror of Bengal, water hyacinth, इसके एग्जाम्पल है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जहां पर आपका क्लस्टर होता है रूट्स का, रोसेट ऑफ लीव्स का गुच्छा होता है नोड्स पे, तो वहां से क्या होता है, एडवेंटिशियस बर्ड निकलते हैं ऑफसेट से, नोड्स की ऑफसेट से, एंड देन दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। सकर है, एडवेंटिशियस बर्ड्स फाउंड इन ऑन द अंडरग्राउंड रूट grow stem called sucker which arches out of ground and strikes out aerial stem, जैसे आपका क्रिसेंथेमम के केस में होता है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। वी कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड कि कैसे किस तरीके से एडवेंटिशियस बर्ड जो कि अंडरग्राउंड स्टेम में, ठीक है, देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि वहां पर आपका इट आर्चेस आउट ऑफ द ग्राउंड एंड स्ट्राइक्स आउट एरियल स्टेम, और आपका ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, या इट इज वेरी मच सीन in case of chrysanthemum. Natural vegetative propagation by leaf. In the species in the genus, that is Crassulaceae, it reproduces asexually by forming plantlets along their leaf marges. ठीक है, तो छोटे छोटे plantlets होते हैं यहाँ पर। All Bryophyllum belonging to this genus grow adventitious root in the notches of the leaf. Each bud can grow into a new plant. तो ये जो लीफ से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ है, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा सीन होता है इन केस ऑफ ब्रायोफिलम, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है ब्रायोफिलम। नेक्स्ट वी शैल बी डिस्कसिंग विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट वाज ऑल फॉर today's lecture. If you liked this lecture, please share, like
and subscribe to our channel, and do mention in comments how you liked it.